नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। कबीर तक का वाचन हो चुका था, अब यहाँ से जायसी का है। आगे देखिए जायसी के लिए चतुर्वेदी जी ने क्या कहा है। जायसी के संदर्भ में यह बात फिर उभर कर आती है कि कविता मात्र सांप्रदायिक नहीं होती। देखिए कि जायसी को लेकर अगर ये बात मन में आ जाता है, मतलब मन में नहीं समाज के सामने आ जाती है कि कविता मात्र सांप्रदायिक नहीं होती, यानी कि सांप्रदायिक के आधार पर नहीं है। अगर कोई हिंदू है तो वो उर्दू से रिलेटेड कविताएं कर सकता है, और अगर कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू से रिलेटेड कविताएं कर सकता है। मुसलमान होकर हिंदू शौर्य की गाथा दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध एक नाजुक प्रसंग है, पर जायसी पद्मावत के चित्रण में एकदम खरे उतरते हैं। यहाँ दोनों पक्षों का पूरे आदर और आत्मीयता से उल्लेख हुआ है। हिंदू तुरक दुवै रन गाजे, देखिए आत्मीयता से उल्लेख हुआ है, उसके लिए चतुर्वेदी जी ने लिखा है हिंदू तुरक दुवो रन गाजे। और अगर आत्मीयता कहीं कुछ अधिक है तो चित्तौड़ के साथ, ना कि दिल्ली के। भक्तिकालीन कवियों के मूल्यांकन में आचार्य शुक्ल की प्राथमिकताओं का क्रम एकदम स्पष्ट है। तुलसी उनके विवेचन के केंद्र में है, पर जायसी कुछ ही ऊने पड़ते हैं, जबकि सुर की तुलना में उन्हें गौरव अधिक मिलता है। कबीर में प्रतिभा की प्रखरता के तो वे कायल हैं, पर व्यंजना से भावुकता के नहीं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास में कबीर संबंधी विवेचन का यह अंतिम वाक्य है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। तो ये कथन किससे दिया हुआ है? हिंदी साहित्य का इतिहास से, यानी शुक्ल जी की पुस्तक से। जायसी के प्रमुख कृति पद्मावत की रचना प्रक्रिया का संवेदनशील विश्लेषण कई समर्थ समीक्षकों द्वारा हुआ है। पुराणों में विशेषतः रामचंद्र शुक्ल और नयों में विजयदेव नारायण शाही द्वारा। देखिए क्या हुआ है कि जायसी के प्रमुख कृति पद्मावत की रचना प्रक्रिया जो क्या थी, यानी कि पद्मावत किस प्रकार से रचा गया, उसकी प्रक्रिया क्या थी, संवेदनशील विश्लेषण कई समर्थ समीक्षकों द्वारा हुआ है। यानी कि पुराने में वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा उनका संवेदनशील का विश्लेषण हुआ है, और नए में विजयदेव नारायण शाही के द्वारा। इस संदर्भ में जिस एक और कोण की ओर संकेत किया जा सकता है वह है पद्मावत के विधान में लोक और शिष्ट या अभिजात तत्वों का विलक्षण संयोग। भक्तिकालीन रचना प्रक्रिया के ऐतिहासिक विवेचन में इस बिंदु का महत्व कुछ और बढ़ जाता है। लोक रचना में भाषा का कम से कम सर्जनात्मक रूप अपेक्षित है, अभिजात में अधिकतम। यौ काव्य भाषा की प्रयोग विधि में यहाँ पृथ्वीराज रासऊ और रामचरितमानस के बीच की रचना प्रक्रिया है, जो इन रचनाओं के कालक्रम के अनुकूल है। प्रक्रिया यह है कि लोक जैसे जैसे लंबे वर्णन, देखिए कि प्रक्रिया क्या है, यहाँ बात क्या कर रहा है, काव्य की भाषा की प्रयोग विधि। यहाँ देखिए काव्य की भाषा की प्रयोग विधि पृथ्वीराज रासो से लेकर के रामचरितमानस के बीच की रचना प्रक्रिया है। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रक्रिया यह है कि लोक जैसे जैसे लंबे वर्णन पद्मावत का आरंभिक अंश में था। पद्मावत के आरंभिक अंश में क्या है कि उनके लोक जैसे लंबे वर्णन है, ठीक है। पद्मावत में आरंभ में, ठीक है, लोग जैसे लंबे लंबे वर्णन है, और फिर एक अंश सर्जनात्मक काव्य का जो पूरे प्रसंग को रचनात्मक दीप्ति से आलोकित कर देता है, पूर्व प्रभावी ढंग से। उदाहरण के लिए सिंघल द्वीप में अमराई का प्रसंग लिया जा सकता है। दो दोहों के बीच 7 अर्धालियों में कवि अमराई में बैठने वाले विविध पक्षियों का वर्णन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, दो दोहों के बीच में जायसी जी ने क्या रखा है, 7 अर्धालियां रखी हैं। बहुत रचनाओं में 5 अर्धालियां हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि पद्मावत में 7 अर्धालियां रखी गई हैं। यानी 7 अर्धालियों के बीच एक दोहा, ऐसे भी कह सकते हैं 7 अर्धालियों के बीच एक दोहा, या 2 दोहों के बीच में 7 अर्धालियां। अगर प्रश्न आपको उलट दे तो आपको याद रखना है, ऐसे भी कह सकता है कि 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा, या 2 दोहों के बीच में 7 अर्धालियां। उसमें क्या किया है उन्होंने, अमराई में बैठने वाले जो विविध प्रकार के पक्षी थे उनका वर्णन किया है। देखिए वर्णन कुछ इस प्रकार है। बसही पखी बोलही बहुभाका, करही हुलास देखी के शाखा, भोर हो तो बोलही चूह चूही, बोलही पाड़ुक एकई तू ही। और इस क्रम को पूरा करने के बाद अंत में कहता है, जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ, आपनी आपनी भाषा लेही दई कर नाऊ।
इन सारे पक्षियों के ध्वनि वैविध्य को कवि एक बिंब में ढालता है कि मानो वे सब अपनी अपनी भाषा में एक ही दैव या परम तत्व का नाम जप कर रहे हों। देखिए कि उनका जो एक ध्वनि वैविध्य है वो क्या दिखा रहा है, जैसे कि वो एक ही देव या परम तत्व का नाम जप कर रहे हैं। इस बिंब में पहुंचकर जैसे पिछले समूचे वर्णन को एक निष्पत्ति मिल जाती हो और तब पिछले इतिवृत्त में भी कविता चुपके से परिव्याप्त हो जाती है। आचार्य शुक्ल की सजग दृष्टि कवि के रचना विधान को समझने में यहाँ चूक गई है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में उन्होंने लिखा है, शुक्ल जी की ये रचना है जायसी ग्रंथावली, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जायसी के कथा प्रवाह में इस प्रकार के अनावश्यक विराम बहुत से हैं। बहुत स्थलों पर तो ऐसा विराम कुछ दिनों से चली हुई उस भद्दी वर्णन परंपरा का अनुसरण है जिसमें वस्तुओं के बहुत से नाम और भेद गिनाए जाते हैं। जैसे सिंघल द्वीप का वर्णन खंड में फलों, फूलों और घोड़ों के नाम, रत्नसेन के विवाह और बादशाह की दावत में पकवानों और व्यंजनों की बड़ी लंबी सूची। ये सब जो वर्णन जायसी जी ने कर दिया है कि सिंघल द्वीप का जब वर्णन कर रहे थे तो वहाँ फलों और घोड़ों का भी वर्णन कर दिया है। और जब रत्नसेन का विवाह दिखाया जा रहा था तो उनमें क्या क्या पकवान और व्यंजन बने थे उसकी बड़ी लंबी सूची दे दी है जायसी जी ने। उसी का ये बोल रहे हैं कि भद्दी वर्णन परंपरा का अनुसरण हुआ है। कुछ स्थलों पर तो केवल विषयों की जानकारी के लिए ही अनावश्यक विवरण जोड़े गए हैं। यदि इस विधान को ध्यान से देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि इस प्रकार वर्णनों की योजना वस्तुतः लोक परंपरा के आग्रह से है। गाकर सुनाई जाने वाली लोक गाथाओं में ऐसे वर्णन रखने के दो प्रयोजन समझ में आते हैं। एक तो इनसे लोक जीवन में विविध प्रकार के ज्ञान को प्रसारित किया जाता है और दूसरा कथा विधान में औत्सुक्य का संचार होता है। कुछ देर कहानी के प्रवाह को रोककर, पर जैसा पहले दिखाया गया, लोक परंपरा की दृष्टि से ऐसे अनावश्यक विराम नियोजित करके बाद में उनके इतिवृत्त को किसी सर्जनात्मक अंश से रचनात्मक रूप में आलोकित किया जाता है। इस प्रकार में क्रमशः अर्धालियों और दोहों की व्यवस्था बहुत बार इसी रूप में की गई है। रचना में लोक और शिष्ट विधानों के संगमन का यह बड़ा कुशल उदाहरण है। लोक परंपरा से जुड़ने की जायसी में कुछ अन्य वृत्तियां भी मिलती है। अवधी बोली के ठेठ रूप का प्रयोग आलोचकों ने इस क्रम में कई बार उल्लिखित किया है। जायसी में तुलसी की तरह तत्सम शब्दावली की मिलावट, आचार्य शुक्ल के शब्दों में मंजू, अमंद आदि की चाशनी नहीं है। पर संस्कृत शब्दावली से जायसी अपरिचित थे, यानी कि जायसी ने संस्कृत शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उन्होंने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है, ऐसा नहीं जान पड़ता। तद्भवों के अतिरिक्त बहुत बार, मतलब यानी कि उन्होंने संस्कृत भी किया है। यहाँ बोल रहा है कि पर संस्कृत शब्दावली से जायसी अपरिचित थे, ऐसा नहीं जान पड़ता, यानी कि उन्होंने किया है। माफी चाहती हूँ। तद्भवों के अतिरिक्त बहुत बार गोपी तन्ह, परिथिमी जैसे अर्ध तत्सम उन्होंने स्वयं गढ़े हैं। काव्य भाषा को मनोवांछित संस्कार देने के लिए इस प्रकार की शब्दावली लोक बोली से ली गई जान पड़ती है, वरन लोक संस्कार के अनुसार स्वयं जायसी द्वारा रची जान पड़ती है। कबीर ने भी ऐसे शब्द बनाए थे संस्कृत के प्रति अवज्ञा प्रकट करने के लिए। जायसी के यहाँ ऐसी शब्दावली लोकानुराग प्रकट करती है। वहाँ लोकानुराग की दृष्टि प्रबल नहीं थी, यहाँ संस्कृत के प्रति अवज्ञा की नहीं है। पद्मावत के कथा विधान में जैसे माफी चाहती हूँ, पद्मावत के कथा विधान में सर्ग जैसे विभाजन को अस्वीकार करके लगातार वर्णन क्रम को चलाना आलोचकों द्वारा फारसी मसनवी शैली का प्रभाव माना गया है। पर इस शैली के पीछे देसी लोक गाथाओं का संस्कार भी देखा जा सकता है, जिनमें शास्त्रीय दृष्टि का कोई विभाजन नहीं है। कथा लगातार चलती है। लोक और शिष्ट को एक दूसरे के आमने सामने करके इस टकराहट में से कुछ सिरजने का एक और उपक्रम हमें पद्मावत के कथा विधान में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की भिन्न प्रकृति रखने में मिलता है। जायसी ने अपने कथानक का विधान इस तरह किया है कि पूर्वार्ध लोक कथा के रूप में काल्पनिक वृत्त है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक बनावट लिए हुए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और इससे
प्रश्न भी आ चुके हैं एनटीए में, नेट में। ठीक है, क्या है कि जायसी ने अपने कथानक का विधान इस तरह किया है कि पूर्वार्ध लोक कथा के रूप में काल्पनिक है, यानी कि पूर्वार्ध क्या है, काल्पनिक है, और उत्तरार्ध क्या है, ऐतिहासिक है। ऐसे पलट देता है, पूर्वार्ध ऐतिहासिक है और उत्तरार्ध काल्पनिक है। कथन सत्य या असत्य को लेके था प्रश्न, तो ये बहुत याद रखिएगा कि पूर्व जो है वो काल्पनिक है और उत्तर जो है वो ऐतिहासिक है। ये दो अलग अलग संसार हैं और उनकी विश्वसनीयता की अलग अलग शर्तें हैं। लोक कथा की रंगत लिए पूर्वार्ध में अनेक अति प्राकृत चरित्र की और घटनाएं हैं। देवी देवता, राक्षस, मनुष्य की बोली बोलने वाला तोता, सिद्धि, गुटिका आदि। उत्तरार्ध में ये अति प्राकृत तत्व एकदम अनुपस्थित हैं, उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं होता। रोचक बात यह है कि समुद्र द्वारा दिए गए 5 अमूल्य पदार्थ, देखिए कि समुद्र द्वारा कौन से 5 अमूल्य पदार्थ दिए गए हैं, अमृत, हंस, राज पक्षी, शार्दुल और पारस पत्थर। रत्नसेन के पास है, कौन कौन से रत्नसेन के पास 5 अमूल्य पदार्थ है, अमृत है, हंस, राज पक्षी, शार्दुल और पारस पत्थर। रत्नसेन के पास है, जबकि बरसों तक अलाउद्दीन चित्तौड़ का घेरा डाले रहा और इनके उपयोग की बात राजा को नहीं सूझी। लगता है कि लोक वृत्त से निकलकर ऐतिहासिक वृत्त में आने पर इनकी अलौकिकता समाप्त हो गई हो। मतलब ये जो उन्होंने तर्क रखा है कि पूर्वार्ध जो है वो काल्पनिक है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, वही बता रहे कि काल्पनिक में उनको समुद्र से 5 रत्न मिले थे और उत्तरार्ध में बता रहा कि ऐतिहासिक है, काल्पनिक नहीं है, क्योंकि अगर ये काल्पनिक होता तो उन 5 जो रत्न थे उनका उपयोग यहाँ होता, लेकिन यहाँ नहीं कहा गया है। उसी का ये विचार प्रकट कर रहे हैं कि ऐतिहासिक वृत्त में आने पर इनकी अलौकिकता समाप्त हो गई हो। बल्कि अलाउद्दीन के संधि के समय रत्नसेन की ओर से ये 5 अमूल्य वस्तुएं दे दी जाती हैं। अमृत और शार्दुल के लिए इससे बड़ी विडंबना है और क्या हो सकती है। लोक वृत्त और ऐतिहासिक वृत्त का इस तरह आमना सामना जायसी के अपने रचना विधान का निजी उपज है। संसार के महाकाव्यों में शायद ही कहीं यथार्थ के ऐसे द्विखंडी रूप का चित्रण हुआ हो। लोक और शिष्ट ऐतिहासिक वृत्त को यो बगल बगल रखने के पीछे कवि की कई दृष्टियां हो सकती है। एक सीधा लक्ष्य हो सकता है तुलना के माध्यम से इन दो संसारों के वैषम्य को और गहरा करके दिखाना। इससे फिर गहरी दृष्टि होगी इन दोनों के नैतिक विधान का अंतर दर्शाना। लोक वृत्त की दुनिया में कष्ट है तो कृपा भी है, जबकि ऐतिहासिक वृत्त में कष्ट ही कष्ट है, उससे उबरना नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि लोक वृत्त की दुनिया में अगर कष्ट है तो कृपा भी है, यानी काल्पनिक दुनिया जो पूर्वार्ध में उन्होंने रखा है उसमें कष्ट है तो कृपा भी है, जबकि ऐतिहासिक वृत्त में कष्ट ही कष्ट है, उससे उबरना नहीं है। यो पूर्वार्ध पूर्णतः सुखांत है, ये भी महत्वपूर्ण है। यो पूर्वार्ध पूर्णतः सुखांत है, जबकि उत्तरार्ध जो है उसमें चरम दुखांत है, चरम दुखांत है। यहाँ विजयदेव नारायण शाही ने ठीक लक्षित किया है कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछी जाने वाली प्रश्न है कि किसने कहा है कि पद्मावत अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। पर सुखांत और दुखांत का यह मेल महाकाव्य को भी जैसे एक दर्जा और ऊंचा उठा देता हो। यहाँ महाकाव्य का न केवल शास्त्रीय सूचीबद्ध वर्णन है, संध्या, प्रातः, प्रदोष, युद्ध, मृगया आदि वरन यथार्थ का पूरा द्विआयामी चित्रण है। मनुष्य जीवन की समग्रता और उसके नियति का इससे अधिक पूर्ण और प्रभावी अंकन और कैसे हो सकता है। इस पूर्णता की पूर्णतर प्रतीति के लिए ही कवि बीच बीच में लंबे और सांगोपांग वर्णन ले आता है, जिनकी रचनात्मक संगति आचार्य शुक्ल ने नहीं देखी। ऊंचे या माटी, जोबन या मसी जैसे प्रसंगों पर कवि ने लंबे और सिलसिलेवार पर्यवेक्षण लोक शैली के अनिवार्य अंग हैं। ये छोटे छोटे ज्ञान कोश लोक जीवन से लिए गए हैं, यानी कि ये छोटे छोटे ज्ञान कोश है वो लोक जीवन से उठाया गया है, जायसी जी ने अपने लोक जीवन से उठाया है और बदले में उसे समृद्ध भी करते चलते हैं। पर कथा में इनकी अंततः संगति है और उनके इतिवृत्त में काव्य सक्रिय हो जाता है। बीच बीच में बिंब प्रयोग से
मतलब बिंब प्रयोग से क्या हो जाता है, इतिवृत्त में काव्य सक्रिय हो जाता है। ठीक है, यानी कि इतिवृत्तात्मकता डाला है जायसी जी ने, लेकिन जो बिंबों का प्रयोग उन्होंने किया है उससे काव्य में काव्य सक्रिय हो जाता है। देवपाल की दूती द्वारा पद्मिनी को फुसलाने के प्रसंग में मसी संबंधी चर्चा, जो रामचंद्र शुक्ल की पहली कसौटी पर अनावश्यक विराम ठहरेगी, बाद में उन्हें उपयुक्त और दूती के सामान्य स्वभाव के अनुकूल लगती है। दूती कहती है, यह देखिए प्रश्न ये भी कर दे सकता है कि ये कथन किसका है। दूती देखिए क्या कहती है, लोना सोई जहां मसी रेखा, मसी पुतरिन जिन्न सो जग देखा, सोकस सेत जहां मसी नाही, सोकस पिंड न पर जह पर छाही। आचार्य शुक्ल अनुमोदन की मुद्रा में टिप्पणी करते हैं, अंतिम युक्ति तो दार्शनिकों की सी है। पद्मावत के पूर्वार्ध में लोक अभिप्रायों का प्रयोग उस अंश की लोक रंगत को और प्रगाढ़ करने के लिए है। तोते के वर्णन से राजकुमार के मन में प्रेम का उत्पन्न होना, शिव पार्वती द्वारा प्रेमी के प्रेम की परीक्षा, शिव का कोढ़ी वेश धारण करना, युद्ध में हनुमान का सहायक होना, ऐसे ही लोक अभिप्राय है। ये कोई अभिप्राय फिर उत्तरार्ध में नहीं आते। ऐतिहासिक वृत्त में जैसे कुछ भी पूर्वोक्त नहीं किया जा सकता, यहाँ ना कोई समय है ना अभिप्राय। लोक और शिष्ट की यह टकराहट जायसी के रचना संसार को अद्भुत विस्तार देती है। कथानक के दो स्तरों की इस अंतर प्रक्रिया में कवि ने जैसे महाकाव्य और मसनवी की सभी संभावनाओं को निःशेष कर दिया हो। लोक और शिष्ट की अंतर प्रक्रिया हिंदी कविता की बनावट के विकास में एक महत्वपूर्ण मंजिल है। पृथ्वीराज रासऊ, पद्मावत, रामचरितमानस, यह इन कृतियों का कालक्रम ही नहीं रचनानुक्रम भी है। ये देखिए पहले क्या आया, पृथ्वीराज रासऊ आया, पद्मावत आया, फिर रामचरितमानस आया। यही वो बता रहे हैं कि यह इन कृतियों का कालक्रम ही नहीं है, रचनानुक्रम भी है। रासों में यदि लोक शैली प्रबल है और मानस में शिष्ट, तो पद्मावत लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य है। यानी कि देखिए रासों में क्या था, लोक शैली था, ठीक है, और मानस में क्या था, शिष्टता थी। तो पद्मावत क्या है, लोक से शिष्टता की ओर जो गमन होता है उसका साक्ष्य है। ठीक है, समझ में आ गया। रासों में लोक शैली थी और मानस में शिष्टता था, तो इन दोनों की कड़ी, जो मान लीजिए रासों में जो विशेषता थी उससे लेकर के मानस की विशिष्टता तक का जो साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जो सबूत प्रस्तुत करता है, वो पद्मावत में है। यह संक्रमण रचना के हर महत्वपूर्ण पक्ष में देखा जा सकता है, पर लोक परंपरा से जुड़ने की एक विडंबना भी देखी जा सकती है कि पद्मावत का पाठ क्षेत्र अपेक्षया सीमित रहा है। बोली शैली की दृष्टि से यह जितना ठेठ है, इसकी पहुंच उतनी कम है। दूसरी ओर बोली और शैली दोनों में संस्कृत परंपरा से जुड़कर तुलसी का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया। ठेठ बोली की ठाठ बौद्धगम्यता की दृष्टि से दोनों ओर असर डालता है, पर लोक और शिष्ट के संक्रमण में विकसित अर्थ प्रक्रिया का अतुलनीय उदाहरण है पद्मावत। यहाँ देखिए चतुर्वेदी जी का मत क्या है, लोक और शिष्ट के संक्रमण में, यानी कि लोक से शिष्टता की आर जो अग्रसर हो रही है सोच, उसमें विकसित अर्थ प्रक्रिया का अतुलनीय उदाहरण है पद्मावत, यानी कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। जिस पद्मावत में लोक से शिष्टता की ओर का जो संक्रमण है वो किसी अन्य में नहीं है। आज का पाठन कक्षा यहीं तक रहेगा। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा मैं फिर से यही करती हूँ कि आप लोग इस पाठन से बहुत लाभान्वित होंगे। धन्यवाद आप सभी का।